सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग कुक अकेडमी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री 10th क्लास केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको कवर कर रहे थे। अब तक इसकी थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम चले हैं अगले पार्ट पर अपने, जो कि है क्वेश्चंस का पार्ट। क्वेश्चंस के बगैर तो ये चैप्टर पढ़ना नामुमकिन है कि क्वेश्चन तो करने ज़रूरी हैं। तो आज फिर हम मिले हैं आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम सोल्व करेंगे आज थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब आपको एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम सभी जानते हैं मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी का सिंबल बच्चों Hg होता है, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया आपका Hg। फिर क्या पूछा आपसे, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। मतलब आपको एक ऐसा मेटल बताना है जो नाइफ से आसानी से कट जाता है। तो बच्चों हमारे सॉफ्ट मेटल कौन है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को आप एक शार्प नाइफ से काट सकते हैं। ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसको आप नाइफ से काट सकें। सिंपली आयरन है, अगर आयरन को आप मेटल से काटने लगे वो नहीं कटेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को आप अपने हाथों से एक चाकू लेकर उसको काट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बच्चों सोडियम हो या पोटेशियम, ये इसका आंसर होगा। तो सोडियम या फिर पोटासियम, ये हुआ इसका आंसर। थर्ड पूछा आपसे इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर चाहिए आपको, ठीक है। वैसे तो मेटल्स सभी गुड कंडक्टर है, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है बच्चों सिल्वर। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, ठीक है। अब पूछा है इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों हीट का पुअर कंडक्टर, जो मतलब हीट को बहुत कम कंडक्ट कर पाता है, तो बच्चों वो है लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। तो ये बहुत कम कंडक्ट कर पाता है हीट को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मैल्लेबल एंड डक्टाइल। बच्चों हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल्स मैल्लेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ही अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं मैल्लेबल मेटल्स वो मेटल होते हैं जिनको हम थिन शीट्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और डक्टाइल मेटल वो होते हैं, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है ये भी मेटल्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, इनको थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर्स को देख लीजिए जरा। अभी हम देख रहे हैं मैल्लेबल मेटल्स। तो मैल्लेबल मेटल्स कौन होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, यानी कि हैमर बजा कर उनको थिन शीट के अंदर हम अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस मेटल को हम मैल्लेबल बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को मैल्लेबिलिटी बोलते हैं। और ऐसे मेटल जो मैल्लेबल होते, मतलब जो इस प्रॉपर्टी को रखते हैं मैल्लेबिलिटी को, उनको मैल्लेबल मेटल कहा जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज मैल्लेबल, ओके। तो कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी मैल्लेबल मेटल होते हैं। आपने देखा होगा जब हम जाते हैं हलवाई की दुकान पर, वहाँ पर जब हम स्वीट खरीदते हैं तो कुछ के नीचे ना चांदी का वर्क चढ़ा रहता है, जिसको हम सिल्वर फॉइल बोलते हैं या एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। तो वो जो फॉइल होता है बच्चों, वो इन्हीं मेटल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है वो इसी वजह से, क्योंकि उनमें वो बहुत ज़्यादा मैल्लेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं डक्टाइल की। तो बच्चों डक्टाइल मेटल वो हैं जिनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनके अगर हम वायर बना सकते हैं तो बोलेंगे ये मेटल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों, डक्टिलिटी। और सभी मेटल्स में, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी मेटल हैं, उन सभी मेटल में सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होता है गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा डक्टाइल कोई नहीं होता। मैल्लेबल भी वही सबसे ज़्यादा है और डक्टाइल भी वही सबसे ज़्यादा है। और एक बात और इंटरेस्टिंग है इसके बारे में कि आप गोल्ड के 1 ग्राम से 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबे वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हुई मैल्लेबिलिटी एंड डक्टिलिटी,
ठीक है, अगर समझ में आ गया तो उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वाई इज सोडियम कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। बच्चों सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है? हम सभी जानते हैं कि सोडियम पीरियोडिक टेबल के अंदर पोटेशियम के साथ दूसरे नंबर पर आता है। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप इसको एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये एयर से भी रिएक्ट कर एयर के अंदर जो वाटर है उससे रिएक्ट कर लेगा, और विग्रसली रिएक्शन करने के बाद फायर कैच कर लेता है आसानी से। तो हम क्या करते हैं, इसका एयर से कनेक्शन ही खत्म कर देते हैं। अगर आप सोडियम का एयर से कनेक्शन कट कर दोगे तो सोडियम बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा, इसीलिए हम यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल का। तो केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं हम अपने सोडियम को। तो ठीक है बच्चों, तो वेरी रिएक्टिव मेटल है, विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में, और फायर भी कैच कर लेता है। तो सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन रहा हमारा 3rd। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। जैसे कि आपसे पूछा है आयरन विद स्टीम, मतलब आपको आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ करके दिखानी है। बच्चों वाटर आपको तीनों फॉर्म में मिल जाएगा, आपको सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में मिल जाएगा, लिक्विड यानी कि आपको वाटर जो होता है लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा, और तीसरा आपको गैस की फॉर्म में मिलता है जिसको हम स्टीम की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं हम आयरन की। तो आयरन की रिएक्शन हमें वाटर के साथ करनी है जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, या इस गैसियस फॉर्म को हटाकर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये स्टीम है। क्या है ये बच्चों, स्टीम। ठीक है, स्टीम से आप समझ में ये आ गया होगा कि ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अब इसकी रिएक्शन जब इसके साथ हम करेंगे, मतलब आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों ये आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है। वैसे तो आयरन क्या होता है बच्चों, Fe2O3, यहाँ पर ये बनाता है Fe3O4, प्लस इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को भी इवोल्व करता है। ठीक है, अब ये जो है आपका ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये आपका Fe3O4, क्योंकि आयरन के 2 वैलेंसी प्रेजेंट होती हैं, Fe3+ एंड Fe2+। तो ये दोनों एक साथ जब ऑक्साइड बनाते हैं तो आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3, और इसका फेरस का बनता है FeO। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो इससे बन जाएगा Fe3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है आयरन का। तो जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है। अब इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। 4 करने से हाइड्रोजन हो गए आपके 4 2 जा 8। तो 8 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं आयरन की, यहाँ पर 3 है तो इधर 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहली रिएक्शन ये हो गई हमारी, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है, जिसमें फेरिक और फेरस दोनों मिलके एक मिक्स्ड ऑक्साइड तैयार करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर से रिएक्शन करो। तो हमारे पास कैल्शियम होता है Ca और पोटेशियम होता है K, दोनों की रिएक्शन वाटर के साथ है यानी कि H2O। अगर हम पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखें तो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सीधा ही हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH ट्वाइस और ये बनाएगा KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये बनाते हैं आपकी हाइड्रोजन गैस को। ठीक है बच्चों, तो तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और 2 इधर है, 4 हो गए। तो 4 करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो 2 2 जा 4 हो जाते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाते हैं हाइड्रोजन। बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही है। बैलेंस कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, ये भी बैलेंस। तो बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम पे आते हैं बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 2 ही है। तो हमें इसको बैलेंस अगर करना है तो इसको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। तो इवन बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 2
एंड 2 4 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो गए। अब ऑक्सीजन भी इससे 2 हो जाते हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, पूरे हैं। पोटेशियम 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर कर दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे मिलेंगे इसके। बड़े क्वेश्चन का आंसर छोटे ही होते हैं। तो क्या पूछ रहा है? ए सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन तो एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर 4 मेटल हैं ए बी सी एंड डी, इनको इन सॉल्यूशंस के अंदर डाला गया है 1 बाय 1 करके। किसमें? पहले तो डाला आयरन सल्फेट में, फिर कॉपर सल्फेट में, फिर जिंक सल्फेट में एंड फिर सिल्वर सल्फेट में। बच्चों यहाँ पर ये 4 मेटल्स हैं जिनके अंदर ए बी सी डी को डाला गया है। ठीक है, तो जब ए को आयरन सल्फेट में डाला जाता है, ये इसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को देखना है, ए के साथ तो मतलब ये कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देता है, और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, और ये जो आपको स्पेस बिल्कुल खाली दिखा है इसको भी भरना है आपको। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? क्या कह रहा है फिर? यूज़ द टेबल अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। इस टेबल का इस्तेमाल कर कर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बच्चों रिएक्टिविटी की बात आ गई। अब रिएक्टिविटी की बात आ गई तो अपने सॉल्यूशंस को देखिए। आपके पास आयरन सल्फेट है, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, ये मेटल्स देखिए इसके अंदर कौन कौन है। तो जैसे कि बच्चों आयरन है, तो इनकी रिएक्टिविटी को एक बार अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आयरन है Fe, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो पहले बच्चों आयरन है, इसके बाद आपको कॉपर मिलेगा, और फिर आपका जिंक है, और फिर आपका सिल्वर है। ठीक है, तो ये 4 मेटल है मेनली इन सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको करना क्या होता है? अगर आपने इन मेटल्स को रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिख लिया तो इनकी रिएक्टिविटी जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनको अरेंज करते हैं। तो देखिए, अगर हम याद करें अपनी ट्रिक को, रिएक्टिविटी की सीरीज ट्रिक क्या होती है बताइए? केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, आलू जरा फीके। तो जरा फीके हो गया तो जिंक आयरन से ऊपर पहुंच गया, या ऐसे लिख देते हैं हम, जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसके अंदर आयरन की होगी, फिर आयरन के बाद किसकी रिएक्टिविटी होती है बच्चों? कॉपर की होती है, और सबसे नीचे Ag की होती है। यानी कि ये है हमारे पास मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हमारे सामने है। ठीक है, अब देखिए जरा, ए नो रिएक्शन, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। देखो जी, आयरन के साथ जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो आयरन तो नीचे है, इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि ए किससे ऊपर है? आयरन से ऊपर है, लेकिन जिंक से नीचे है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास है। अब जरा हम एक एक आंसर देखते हैं। तो विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? यहाँ पर जिंक है। ठीक है, जब हम बी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सर पहले ए को देखिए, ए ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी है कॉपर के साथ, ठीक है, लेकिन जिंक के साथ यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इसने नहीं दी है, सिल्वर के साथ भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दी है। ठीक है, तो क्या किया जाए? यहाँ पर देखिए, बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है आयरन के साथ, आयरन का है यहाँ पर, लेकिन कॉपर के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो पहले इनको देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ है? कॉपर के साथ। यहाँ पर ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब ये आयरन से कम रिएक्टिव है, आयरन से कम रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Ag से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये नो रिएक्शन, तो इस खाली रिएक्शन में क्या लिख देंगे हम? नो रिएक्शन। भाई जिसने आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया वो जिंक को क्या डिस्प्लेस करेगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जिसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है तो वो Ag को भी कर देगा आराम से। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब देखें जरा इस रिएक्शन में देखें, जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं करता, आयरन को कर देता है, यानी कि जिंक से तो ये कम रिएक्टिव है लेकिन आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है आपका बी। इसने क्या किया, जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया लेकिन आयरन को कर दिया। अगर आयरन को कर दिया तो ये दोनों तो और भी नीचे हैं, इन्हें भी कर देगा, तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है, तो हमारे पास डाटा आ चुका है। अब हर एक मेटल को रखकर देख लेते हैं। दोबारा से आइए, ए ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, आयरन को नहीं किया और आपके जिंक को नहीं किया, और सिल्वर को भी कर दिया। तो यानी कि ए ने किसको कर दिया, कॉपर को और जिंक को कर दिया, आयरन को नहीं किया। तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है जी, फिर आते हैं बी पर। बी ने आयरन को डिस्प्लेस किया लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया, तो आयरन और जिंक के बीच में इसकी रिएक्टिविटी है, ये बी यहाँ पर आ गया। फिर सी पर आइए, यहाँ पर नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये सिल्वर को कर रहा है, यानी कि कॉपर से तो इसकी रिएक्टिविटी कम है लेकिन सिल्वर से ज़्यादा है। तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आते हैं डी पे, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रहा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी इन सबसे कम है। तो डी कहाँ पर आ गया जी, यहाँ पर आ गया, ये सिल्वर से भी नीचे है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, ये होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, बी। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया बी। बी इज मोर रिएक्टिव, बी इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका फर्स्ट का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी एडिड टू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। बी को कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रखा तो इसने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी, यानी कि यहाँ पर ये डिस्प्लेस कर देगा आपके कॉपर सल्फेट से कॉपर को। ठीक है, यानी कि इसकी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी विल डिस्प्लेस कॉपर। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके बी का आंसर हुआ यहाँ पर। अब आते हैं सी पर। सी का आंसर देख लेते हैं। सी में क्या है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, उससे कम ए, उससे कम सी और सबसे कम डी। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इन मेटल्स का। ठीक है, तो बच्चों इस टेबल को पूरा करने के बाद इस क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, दोबारा अगर हम देखने की कोशिश करें बच्चों, तो हमने यहाँ पर इनकी केवल रिएक्टिविटी की वजह से इस टेबल को पूरा किया है, और इस टेबल को पूरा करते ही सारे आंसर्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं इन रिएक्टिविटी को दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि बच्चों ए है, ए यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो बच्चों इसने कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को नहीं किया है। ठीक है, तो जिसको नहीं करेगा उसकी उससे तो रिएक्टिविटी कमी होगी इसकी, तो ए आ गया इन दोनों के बीच में। फिर आते हैं बी पर। बी ने बच्चों को डिस्प्लेस किया है, कॉपर को भी डिस्प्लेस किया है, आयरन को भी डिस्प्लेस किया है, सिल्वर को भी, लेकिन जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया। तो जिसको नहीं किया उससे कम रिएक्टिविटी बी की होगी। तो जिंक को नहीं किया तो जिंक से कम रिएक्टिविटी होगी बी की। ठीक है, सी पे आते हैं। सी ने किसको डिस्प्लेस किया है, ओनली सिल्वर को। इन सब के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कि डिस्प्लेस नहीं करता है। तो सी की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होगी लेकिन सिल्वर से ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करता है, इसका मतलब डी की रिएक्टिविटी सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6।
विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडिड टू रिएक्टिव मेटल्स। अगर आप रिएक्टिव मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं और एसिड भी दे दिया इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है। तो बच्चों मान लो कोई मेटल M है जिसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ में की है, तो HCl से करने के बाद ये क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड, और साथ में क्या निकालता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कि H2 गैस प्रोड्यूस होती है जब भी कोई रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। कुल मिला के बात ये है बच्चों, डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। इसी में आपसे एक पूछ लिया इसने कि केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें कि आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आयरन को हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया, ये हमारा डाइल्यूट H2SO4 है, और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद इसने बनाया आयरन सल्फेट। ये क्या हो गया बच्चों, आयरन सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया है। तो इससे प्रूव होता है कि जब भी कोई रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो बच्चों पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं। जिंक जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी जिंक आयरन को उसके सोल्ट से अलग कर देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है और आयरन को अलग कर देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि बच्चों जो आयरन सल्फेट का ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और कलरलेस सॉल्यूशन बना लेता है जिंक सल्फेट का। ठीक है, और जो ये आयरन बचा हुआ है बच्चों, ये आयरन इस जिंक सल्फेट यानी कि जिंक जो मेटल होता है इसके अंदर उसके ऊपर डिपॉजिटेड होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। ठीक है, तो ये इसी बात को मैंने इसके अंदर लिखा भी है। ठीक है, तो जब भी जिंक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है तो ग्रीनिश कलर आयरन सल्फेट का धीरे धीरे फेड होने लगता है। ठीक है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट आयरन मेटल डिपॉजिटेड ऑन जिंक। तो जैसे जैसे ये कलर फेड होता है आयरन मेटल जिंक के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि पहला है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। हमें तीनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो बच्चों अगर बात करें पहले सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लेवाइस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। लेवाइस ने क्या बताया था बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में होते हैं उनको आप एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखकर बता सकते हैं, यही इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जैसे कि पहला सोडियम है, सोडियम का निकाल दिया हमने। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका होता है बच्चों 2 और 6। तो लास्ट सेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के ऊपर हम 6 डॉट बना सकते हैं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर आपका मैग्नीशियम है, बेटे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये होता है 282। तो क्योंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या बनाएंगे मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट बना देंगे, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर क्या कहा है बच्चों, शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू दिखाइए कि कैसे Na2O बनता है और MgO बनता है। ठीक है, तो B के अंदर हम पहले बनाएंगे Na2O। तो बच्चों इसके अंदर जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो यहाँ पर लास्ट सेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये आपका सोडियम आयन हुआ। दूसरा इसके अंदर आपका ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है, तो यहाँ पर 26। तो क्योंकि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है
इन 2 इलेक्ट्रॉन के लेने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और इस पर वैलेंसी आ जाती है 2,1। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना Na प्लस और यहाँ पर ये ऑक्सीजन बना O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इनके हम बनाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि जिससे हम दिखा सकते हैं इन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सोडियम के ऊपर क्योंकि एक आयन है यहाँ पर तो इसका 1 डॉट, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 6 है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप देख ही सकते हैं सोडियम Na के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या करेगा बच्चों, एक ही तो दे सकता है इसको, लेकिन इसको 2 देने हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, तभी तो ये इसके साथ में आयन बना सकता है, और फॉर्मूले में भी 2 ही सोडियम है। ठीक है, तो 1 सोडियम और लगेगा इसके लिए, तो सोडियम 1 एंड सोडियम 2 ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा बच्चों, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा, और ऐसे ही दूसरा सोडियम इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं Na2O। सही है, होगी फॉर्मेशन। दूसरा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम की कर लेते हैं, ऑक्सीजन की हमारे पास है ही। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। अब लास्ट सेल में 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, अकेला ऑक्सीजन। तो जैसे कि मैग्नीशियम के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो जब ऑक्सीजन को देगा तो इस पर आ जाएगा 2+, और ऑक्सीजन ले लेगा तो 2 नेगेटिव, या फिर इसको हम लिख सकते हैं MgO। ठीक है, ये बन गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। इसका थर्ड पार्ट पूछा आपसे, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है ना कंपाउंड के अंदर, उनको बनाओ। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम Na2O, इसके अंदर कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर Na प्लस प्रेजेंट है जो हमारा कटायन है, और इसके अंदर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव प्रेजेंट है जिसको हम एनायन बोलते हैं। दूसरा है हमारा MgO, इसके अंदर मैग्नीशियम 2 प्लस प्रेजेंट है, ये बनाया हमने, ये आपका कटायन है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव है जो आपका एनायन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। तो पहले में हमसे पूछा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को सिंबल के ऊपर लिख देंगे। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन लिखे, मैग्नीशियम के लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। ठीक है, सेकंड है कि फॉर्मेशन बताओ Na2O और MgO की कैसे होती है। तो पहले तो बच्चों आयन बनते हैं, Na लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पॉजिटिव आयन बना लेता है, जिसको हमने अभी कटायन लिखा है। ऐसे ही ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, इससे 2 नेगेटिव यानी कि ये 2,8 बनता है, और ये एनायन बन जाता है। तो जैसे कि ये 2 नेगेटिव एनायन, सही है। तो बच्चों एक ऑक्सीजन को जब 2 सोडियम 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे इसको, 2 लिए ना इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए हैं जो सोडियम ने दिए हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के 1 आयन, दूसरे ने दिया तो दूसरा आयन, दोनों इनसे इसके साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो ये बन जाएगा Na2O। ठीक है, फिर आते हैं MgO की फॉर्मेशन पर। तो ऑक्सीजन तो किया था यहाँ पर, Mg की करी हमने, तो Mg2 पॉजिटिव बना। तो Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले ऑक्सीजन को देकर Mg2+ और O2 नेगेटिव करा, जिनके अट्रैक्शन से MgO बना। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। लास्ट में पूछा था इन कंपाउंड्स के अंदर जो आयन बनते हैं, तो 2 ही तो कंपाउंड थे, Na2O एंड MgO। दोनों ने अपने अपने आयन, दोनों के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, सोडियम के अंदर ये आयन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के अंदर ये आयन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि देख रहे हो इसमें 2 सोडियम प्रेजेंट होते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं।
कि 2Na प्लस प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है कि आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाई। तो बच्चों हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास दो बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो बच्चों जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसलिए 2 अपोजिट आयंस इसके अंदर होते हैं जो एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। तो बच्चों जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को इस तरीके से जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है स्ट्रोंगली, इस वजह से ये एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं हो पाते। अगर इनको अलग करना है आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, और इनको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता क्यों है? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये कंपाउंड बनते हैं दो अपोजिट आयंस की वजह से, पॉजिटिवली आयंस एंड नेगेटिवली आयंस, कटायंस एंड एनायंस। ठीक है बच्चों, तो यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो आप इसको देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? डिफाइन द फॉलोइंग। जैसे कि बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो बच्चों हमें अर्थ क्रस्ट से नेचुरली जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट मिलते हैं हम सभी को मिनरल बोलते हैं, जितने भी मिलते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि कॉपर, पायराइट है और क्यूपराइट है, ये दोनों ही कॉपर के मिनरल्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी बच्चों? यही द इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। तो सभी एलिमेंट और कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और की। तो बच्चों इन मिनरल्स में से जितने भी मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन सभी में से एक ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली, ठीक है, प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे मिनरल को हम ओर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉक्साइट है और क्ले है, दोनों ही एल्यूमिनियम के ओर हैं। ठीक है, जैसा कि लिख रहा है कि दोनों ही एल्यूमिनियम के ओर हैं। बच्चों इन दोनों के अंदर बॉक्साइट में कम खर्चा आता है, कम खर्चे में हम एल्यूमिनियम निकाल पाते हैं देन क्ले, इसलिए हम इसको ओर बोलेंगे और इसको मिनरल बोलेंगे, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है, इसमें खर्चा कम है। तो कम खर्चे में जहाँ फुल चर्चा होती है उसी को बोलते हैं हम ओर। ठीक है, तीसरा है बच्चों गैंग और मैट्रिसेस। जब हमें ये मिनरल्स अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं इनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, लाइक सैंड, मिट्टी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सब इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। तो जब हम इस गैंग को मिनरल से अलग कर लेते हैं, बिल्कुल अलग कर लेते हैं, तब मिलता है हमें कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर का मतलब है द ओर दैट डू नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को ही इसके अंदर डिफाइन किया है, इन सभी को आप देख सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं, जिससे आपको सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 11 क्वेश्चन में क्या किया गया है? यहाँ पर ये आपसे दो मेटल पूछ रहा है जो बिल्कुल नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बच्चों वैसे तो आपको आंसर्स गोल्ड और सिल्वर देने हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में बिल्कुल पाए जाते हैं। लेकिन आप इसमें एक मेटल और ऐड कर सकते हैं जो कि है प्लेटिनम। बच्चों प्लेटिनम भी एक ऐसा मेटल है जो नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद करें, साथ में प्लेटिनम याद करें। ये तीनों मेटल ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, फिर आपसे पूछा है विच, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बच्चों मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस प्रोसेस को आप यूज़ करते हैं? तो बच्चों हमने मेटलर्जी में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद उसका करते हैं रिडक्शन। तो क्या करते हैं? रिडक्शन। देखो जैसे मैंने लिखा है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो कॉपर इसमें अलग हो जाता है। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं बच्चों? रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें
तो मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो ये 3 मेटल हैं और इनको मेटेलिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इनको इन तीनों मेटल के साथ अलग अलग रिएक्ट कराया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो पूछ रहा है कि किस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करता हो। तो पहले हम इन तीनों के अंदर देख लेते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो केदारनाथ का माली, आलू जरा, तो आलू जरा तो नीचे चला गया माली यानी कि मैग्नीशियम, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक है और फिर कॉपर है, जिनकी रिएक्टिविटी ये हो गई। तो अब बात करते हैं कि अगर जिंक ऑक्साइड को आपने जिंक के साथ ही रिएक्ट कराया तो यहाँ कोई रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होने की, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही मेटल सेम है। तो क्या रिएक्शन करोगे, अरे क्या रिएक्शन करेगा रे बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक के ऑक्साइड से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर कॉपर को जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो कॉपर की रिएक्टिविटी तो नीचे है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर है, जिंक नीचे है, तो क्योंकि जिंक नीचे है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर भी लेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। चलो एक साथ ही कर लेते हैं, जिंक को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, तो जिंक कॉपर से ऊपर है तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा इसको, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, दोनों मेटल सेम है। कॉपर हो जाएगी क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से बहुत नीचे है, तो मैग्नीशियम कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब आते हैं कॉपर पर, तो कॉपर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी नहीं करेगा, और कॉपर के साथ तो क्या रिएक्शन करेगा रे तू, कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा, नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये क्वेश्चन में ही आंसर हो जाता है, तो इन सबको आप ध्यान रखें, ठीक है जी। तो ये आंसर्स हुए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते चलते कट गई रास्ते, आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हमारे लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस में। तो आपसे पूछा है मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, आपको ऐसे मेटल बताने हैं जो इजीली कोरोड नहीं होते। बच्चों कोरोड मेटल वही होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी नेचर के साथ में, नेचर मतलब वाटर के साथ में या फिर एयर के साथ में अच्छी खासी होती है, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जो इनके साथ रिएक्टिविटी बहुत लो रखते हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है और टाइटेनियम है। ये ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी एयर और वाटर के साथ में बहुत कम होती है, इसलिए इजीली कोरोड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमारे इजीली ना कोरोड होने वाले मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड टाइटेनियम, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा है कि व्हाट आर एलॉय। तो बच्चों एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें या तो दो मेटल्स मिले हुए हो या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल मिला हुआ हो, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जैसे कि हम बात करें बच्चों ब्रास की, ब्रास कॉपर का एलॉय होता है जिसके अंदर कॉपर एंड जिंक दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, तो दो मेटल का मिक्सचर ब्रास, ठीक है। ऐसी स्टील भी है बच्चों, स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो कार्बन मेटल नहीं होता, ये होता है नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल या फिर दोनों मेटल, ये जब होमोजीनियसली मिक्स होते हैं तो एलॉय बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस 3rd चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, और सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके साथ में। बेटे हम जब से इस सीरीज को लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला है और इसी सपोर्ट की हमें आगे भी उम्मीद है। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू, सत श्री अकाल।